यूनिट 2, ठीक है। आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे बात करनी है। देखो सुनो, एक वर्ड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बात हम कर रहे हैं ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, प्रिंसिपल्स। लेकिन कन्वेंशंस जो होती हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती हैं। कन्वेंशंस हम कस्टमाइज अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम कन्वेंशंस को अपने तरीके से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। आइए मैं कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बात करता हूं आपसे पहले, फिर कॉन्सेप्ट्स यानी प्रिंसिपल से बात करता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा कन्वेंशंस पे। आप बताना मुझको, आपको याद ही होगा वैसे 11th क्लास का पहला प्रिंसिपल जी, क्या आप लोगों को याद है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हाँ जी। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मैं ना हर कॉन्सेप्ट की आपको टैगलाइन बता देता हूं, ठीक है। टैगलाइन का मतलब उस एक दो लाइंस के बेसिस पर आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा, एंड दैट्स एनफ, है ना। और घर पे जाके एक बार इसको रीड कर लेना, पूरा यूनिट जो है हमारा वो डन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल आएगी, ठीक है। तो मैं मेन टैगलाइन, मेन मीनिंग उसका आपको क्लियर कर देने वाला हूं। कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी लेना। पिछले एक दो अटेम्प्ट से बच्चों ये यूनिट इंपॉर्टेंट होते चली जा रही है, क्योंकि आपसे स्ट्रेट पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहां पर पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों जो 12 नंबर का ट्रू फॉल्स है वो एक बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपके दो पार्ट बने हुए हो रहे हैं, ए में आपके 6 ट्रू फॉल्स हो गए, बी और सी। अब जो बी और सी हैं ये मोस्टली 2 क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। अब इन 4 नंबर के एक क्वेश्चन में आपसे वो 2 ये पूछे चले जा रहा है कॉन्सेप्ट्स, समझ रहे हो। और वो एक 4 नंबर का कोई और एक क्वेश्चन थ्योरी का, या कोई एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल, कोई पेटी कैश बुक, या छोटा सा कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना, इस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछे चले जा रहे हैं। तो बच्चे इसका मतलब ये यूनिट अब हमारे लिए हो गई है इंपॉर्टेंट। ओके, है भी आसान सी। तो पहला काम क्या बेटा? पहला क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या क्या है? दोनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। बोलो, ठीक है। तो आप देखो कि एक बिजनेसमैन, ये ऑनर है जी, ये ऑनर की फोटो बना रखी है यहां पे, ठीक है जी। ऑनर का कैश, बिजनेस का कैश, सर दोनों अलग अलग है। ऑनर का कोई भी घर का सामान, बिजनेस का सामान, जो कि बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स। तो बिजनेस की अपनी एसेट्स हमेशा अलग होती हैं, और ऑनर का अपना जो घर का सामान होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो इसका मतलब किसी ऑनर ने अपने घर का कोई खर्चा करना हो तो घर के कैश से करना चाहिए। बोलो, है कि नहीं? हाँ जी। किसी ऑनर को कोई खर्चा करना तो कहां से करना चाहिए? घर के कैश से करना चाहिए। लेकिन अगर वो बिजनेस से कोई खर्चा कर रहा है, बाई चांस बिजनेस से खर्चा कर रहा है घर का, सो इट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। बस हो गया, यही है पहला जी, और कुछ नहीं है। ये देखो आप, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है जी। एंड द बिजनेस एक्सप्लेन्स दैट द ऑनर आर सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एंड आर कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। बोलो जी, डन है। तो एक बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगा रखी है, इसका मतलब उतना पैसा एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से वापस से लेना है। तो उतने पैसे के लिए जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस का क्या बन जाता है? लेनदार, यानी कि क्रेडिटर। बोलो, डन। और अगर उसने कोई खर्चा कर दिया है तो घर का बिजनेस में से, तो पर्सनल यूज का जो वो खर्चा है वो क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग कहलाएगा। आई गेस बात समझ में आ रही है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरे पे आइए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अरे बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें 11th क्लास में ये कहता था कि कोई भी चीज को हम बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो ट्रांजेक्शन मनी में मेजरेबल हो। ये तो कल भी बताया था, मनी में मेजरेबल हो, राइट। और उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन, सबसे पहले उसका अगर वो चीज मॉनेटरी मेजरेबल ही नहीं है ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन कैलकुलेटेबल ही नहीं है, आप किसी क्वालिटेटिव टर्म के बारे में बात करो, तो वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होगी। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। एक मैनेजर की एफिशिएंसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर द बिजनेस, वो जितना एफिशिएंट होगा हमारा बिजनेस उतना अच्छी तरह चला पाएगा वो, लेकिन इट कैन नॉट बी टर्म्ड इन मॉनेटरी वैल्यूएशंस, सो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी। थ्रेट बाय द एम्प्लॉइज कि सर हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, धमकी दे रहे हैं हमारे को, अभी हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, लेकिन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बिजनेस, क्योंकि वो जो थ्रेट है उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन भी पॉसिबल नहीं है, तो इट विल नॉट आल्सो बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी। तो बच्चों बात हमें आई गेस समझ में आ गई है कि मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्या कहता है। हर वो चीज जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन हो, ये चेक करिए आप, ये चेक करिए आप, ये बिल्डिंग है सर, और ये बिल्डिंग का वैल्यू है 5 करोड़ रुपया, ये दूसरी तरफ पैसा रखा है मैंने, ठीक है जी, एक सेकेंड इसको सही करूं फिर मैं, यहां रख दी है बिल्डिंग और यहां पर उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपया। तो क्या अब आप मुझे बताइए इस बिल्डिंग को बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करूं क्या या फिर ना करूं? करना पड़ेगा, बिल्डिंग बिजनेस में होनी चाहिए ना, मतलब फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अरे बिल्कुल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने की है उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन मेरे पास है और उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन मेरे पास है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी। कर लोगे? हो गया तीसरा भी क्लियर। चलिए चौथा, तीसरा था चौथा, दूसरा था, ठीक है तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड। अरे बड़ा आसान है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अकाउंटेंसी जो होती है वो बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट कभी नहीं बता पाती। हमें अगर बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट जानना है कि मैंने बिजनेस में क्या कमाया या गंवाया, तो मुझे बिजनेस को सच बताऊं तो बंद करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। जैसे कि कैसे? जैसे कि ऐसे बेटा, माना मैंने ऐसा कि मैंने एक बिजनेस को 2020 में स्टार्ट किया, ठीक है, माना मैंने ऐसा कि मैंने एक बिजनेस को 2020 में स्टार्ट किया, तो जब मैंने उसको 2020 में स्टार्ट किया तो मैंने उसमें लगाए 5 लाख रुपए, और मैं आज 2025 में उस बिजनेस को शट डाउन करता हूं जी, और शट डाउन करता हूं तो मेरा जो कैपिटल है 5 लाख रुपया वो 25 लाख में कन्वर्ट हो गया। आई मीन आज मुझे मेरा बिजनेस जो दे रहा है वो 25 लाख रुपए दे रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक बात है कि मैंने इस बिजनेस के अंदर बेटा कितने पैसे कमाए हैं, फिर इसका मतलब 20 लाख रुपए कमाए हैं, है कि नहीं? 20 लाख रुपए कमाए हैं, और कितने साल में कमाए बेटा? 5 साल में। तो 1 साल में मैंने बिजनेस के अंदर कितना पैसा बनाया है? 4 लाख रुपए मैंने बिजनेस के अंदर बनाया है 1 साल के अंदर। ये हमारे को तब पता चलेगा जब बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम तो एक ऐसे प्रिंसिपल से भी जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस शुड बी रन फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस इन अ शॉर्ट रन, है ना। हम जब तक धरती पे हैं हमारा बिजनेस चलेगा, हमारे बाद हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिजनेस को चलाएंगे। बिजनेस को हमेशा इस इंटेंशन से आपको चलाना चाहिए, और इसको बोलते हैं बिजनेस का कौन सा कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सही है। तो इसका मतलब सर हमने तो सर 5 साल बाद बिजनेस बंद करना ही नहीं है, हम तो इस इंटेंशन से बिजनेस को चला रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रुक जाएगा कि सर जब आप बिजनेस बंद करोगे, आपने सर 2020 में स्टार्ट किया, 25, 30, 35, 40, जब भी आप बिजनेस को बंद करोगे तब हम एक बार में आपसे प्रॉफिट ले लेंगे, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान जाएगा? नेवर। ही विल से, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल से कि भाई ऐसा है, आपका बिजनेस तो इंडेफिनेट पीरियड के लिए चल रहा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आपको नहीं पता, हमें कहां से पता होगा, है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, आपके उस बिजनेस के जो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और एक टुकड़े को कितना ड्यूरेशन दे देते हैं? 12 महीना। 12 महीना यानी कि 1 साल। तो आपका बिजनेस चले 25 साल, बहुत बढ़िया। आपका बिजनेस चले जब तक आप धरती पे हो, तब तक आपका बिजनेस चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ईयरली बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या दे दो? टैक्स दे दो। अपने रिटर्न फाइल करो, टैक्सेस पे करते चले जाओ। तो इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, बिजनेस वैसे इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, लेकिन उसकी इंडेफिनिटी को हम छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और एक छोटा पार्ट 12 महीने का होगा, यानी 1 साल का होगा। तो आपको बिजनेस में टैक्सेस देने पड़ेंगे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। दस द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। 12-month पीरियड इज यूजुअली एडेप्टेड फॉर दिस पर्पस, यानी कि हर साल है बेटा। ओके, होगा
होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे तुम कह रही हो कि बेटा पहला सेशन उसने मिड से स्टार्ट किया, अब चलो तुमने तो 28 ले लिया, मैं आपको ये बोलता हूं कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट किया, लो बहुत ही आगे से स्टार्ट किया, और तब भी उसको पहला टैक्स जो है वो 31 मार्च के क्लोजर पे करना पड़ेगा। यानी कि पहला साल टूटा फूटा चलेगा, 6 महीने 6.5 महीने पौने 7 महीने जो भी है, और फिर अगले साल से फिर हमारा कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो ऐसा ही रहता है हमेशा। बोले डन? 31 मार्च नहीं, रिटर्न जीएसटी रिटर्न तो डिफरेंट डेट्स को फाइल होती हैं, जो रिटर्न्स की डेट्स होती हैं, लेकिन आप जो बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो कौन सी तारीख को बनाते हो, 31 मार्च को। ठीक है, जिसको तुमने 11th क्लास में पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, वो तुम 31 मार्च को बनाते हो। और डन हो गया। चलो, उसके बाद आता है जी एक्रूअल कंसेप्ट। मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं टैगलाइन बताता हूं क्या होता है एक्रूअल। कंसीडर ए ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। एक ट्रांजैक्शन को तब कंसीडर करो जब वो ट्रांजैक्शन तुम्हारे बिजनेस में हो रही है, ना कि तब कंसीडर करो जबकि उसकी सेटलमेंट हो रही है। सेटलमेंट समझते हो? सेटलमेंट पैसे का आना जाना। अगर आप पैसे के आने जाने पर रिकॉर्ड करने लगे तो बेटा आप मुझे बताओ कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट या कैश बेसिस? कैश बेसिस। क्या आप बिजनेस में कैश बेसिस फॉलो करते हैं? हम लोग नहीं, हम अपने बिजनेस में कौन सा फॉलो करते हैं बेटा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो बेटा जी मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, कि माना मैंने किसी को माल बेच दिया साहब 2024-2025 में, बहुत सिंपल सी बात है, बताना मुझे। मैंने माल बेच दिया बेटा किसी को 5 लाख रुपीस की, मैंने कर दी सेल 24-25 में। मैंने कितने की सेल कर दी बेटे? 5 लाख रुपए की। डन है? ही इज सेइंग कि सर 24-25 में तो ना सर देखो पैसे हमारे पास होंगे नहीं, लेकिन हम आपको फिर भी 3 लाख रुपए दे देंगे। कौन से साल में? 2024-25 में। मैंने कहा अच्छा फिर आगे के 2 लाख का क्या करोगे? ही सेइंग कि सर 1 लाख रुपया हम आपको दे देंगे 2025-2026 में, 50,000 हम आपको दे देंगे 2026-2027 में, और 50,000 रुपए हम आपको दे देंगे 2027-2028 में। अब मेरी बात समझ गए? अब बेटा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस जो चैप्टर हमने पढ़ा है, आप मुझे बताओ अगर मैं ऐसे एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं या फायदा? नुकसान सर, मनी अपनी वैल्यू खोएगी। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हमें बहुत अच्छे से हमने कर लिया है कि सर ये तो नुकसान है कि जो पैसा आपको 3 लाख आज मिल रहा है उसकी तो वैल्यू चलो 3 ही लाख है, ये तो समझ में आ रही है बात, इसकी तो वैल्यू 3 ही लाख है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू को आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एनविटी फैक्टर से, तो ये वैल्यू 1 लाख से कम आएगी, ये वैल्यू 50,000 से कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 50,000 से और ज्यादा कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो ये पैसे आपके कम ही आने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये तो बात मैथमेटिक्स में चली गई ना। आप अकाउंटेंसी की बात करो, अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो हम इन चीजों को थोड़ा कंसीडर कम करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ना के बराबर कंसीडरेशन में लेते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन को पूरी नॉलेज होती है, यार मेरा ब्याज का लॉस हो रहा है ना, इतना तो पता ही होता है उसको। लेकिन भाई माल भी बेचना है, बिजनेस जो है वो कैश पे चलता नहीं है। बिजनेस कैसे चलता है? उधार पे ही चलता है, ठीक है ना। हमें बिजनेस लिंक भी बनाने, हमें सेल भी बढ़ानी है। हम ये भी सोच के चल रहे हैं कि आज अगर इसकी बात नहीं मानेंगे, ये हमारा कस्टमर नहीं रहेगा, कल को परेशानी हो जाएगी, हमारी सेल टूटेगी। चलो मान लेते हैं इसकी बात को, लेकिन मुझे आप ये बताओ अगर मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया तो 2024-2025 में मैं अपनी सेल कितनी कंसीडर करूं, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तो जवाब है 2024-2025 में आपको 5 लाख की सेल को कंसीडर करना है। 2024-2025 में पूरी 5, 25-26 में 0, 26-27 मतलब इस क्लाइंट के अगेंस्ट यहां भी 0, यहां भी 0। नो डाउट हमें कैश तो आएगा आने वाले समय में, लेकिन हम सेल जो है वो उसी साल में कंसीडर कर देंगे जब हमने सेल को किया है। यानी कंसीडर ए ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। आई गेस बच्चों सबको मैंने एक्रूअल कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। बाकी डिटेल घर जाके पढ़ लेना, बहुत सिंपलीफाइड लैंग्वेज लिखी हुई है, बहुत ही सिंपलीफाइड। चलिए आगे आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक्रूअल कंसेप्ट के जैसा ही होता है यार। ये भी यही कहता है कि एक पलड़े में पूरे के पूरे रेवेन्यूज रखो और दूसरे पलड़े में एग्जैक्ट उसको बिलोंग करने वाली कॉस्ट रखो। एक जगह पर क्या रखो? सारे के सारे बेटा रेवेन्यूज यानी बेनिफिट्स,
ड्यूरिंग द ईयर। और दूसरी तरफ क्या रखो, उन बेनिफिट्स को एग्जैक्ट बिलोंग करने वाली कॉस्ट। एग्जैक्ट बिलोंग करने वाली कॉस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि जितने के बेनिफिट्स हैं उतने की कॉस्ट है। अरे ऐसे करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 0। मेरा कहने का मतलब है उतनी यूनिट्स के अगेंस्ट आप कॉस्ट रखो। जैसे इस साल हमने सेल करी 1000 यूनिट्स, मेरी बात समझना, 1000 यूनिट्स हमने सेल करी, और 1000 यूनिट्स जो हमने सेल करी है, एक यूनिट मैंने बेची है मान लीजिए 50 रुपए की। बताओ बेटा कितने का सामान बिका, 50,000 रुपए का। समझ आ रहा है? तो दूसरी तरफ कॉस्ट भी आप कितनी यूनिट्स की ही रखोगे, 1000 यूनिट की ही रखोगे। ठीक है, तो मैंने 1000 यूनिट को, मैं ट्रेडर हूं मान लो, 1000 यूनिट को मैंने खरीदा, और एक ऐसा करो और थोड़ा बेटर बताता हूं, 1200 यूनिट को खरीदा था सर, 1200 यूनिट्स को। तो 1200 यूनिट्स को खरीदा था और ये खरीदा था 30 रुपए की एक यूनिट। तो बेटा कितने की खरीदी थी टोटल, 36,000 रुपए की। बताओ क्या आपको यह लगता है मेरा प्रॉफिट 14,000 रुपए का इस वक्त? बताना जरा एक बार। एक्चुअली में इस साल का प्रॉफिट 14,000 है। कहां गलत कर रहा हूं बोलो? यूनिट्स में गलती कर रहा हूं भाई। कॉस्टिंग तो आपने, खरीदारी तो कितनी यूनिट्स की करी है आपने, 1200। तो कॉस्टिंग तो आप कितनी यूनिट के लेके चल रहे हो, 1200। माल आपका कितनी यूनिट बिका है, 1000। तो 1000 को आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आपका 14,000 का प्रॉफिट रियल प्रॉफिट है? अरे गलत है सर। इसका मतलब आप कहां गलती कर रहे हो, आपको यहां 200 यूनिट्स और लेनी है भाई, 200 यूनिट्स और लेनी है। और वो 200 यूनिट्स आप मुझे बताओ 50 पे लूं कि 30 पे लूं? क्यों? क्योंकि वो सेल नहीं हुई। सेल प्राइस पे, सेल प्राइस तो पता है हमारे को, ये रहा बेटे 50 रुपए का सेल प्राइस है, विच एवर इज लेस। ये भी पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं इसको बेटा, कंजर्वेटिज्म। कि क्लोजिंग स्टॉक की, फाइनल अकाउंट में बताया था मैंने आपको, कर चुके हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। समझ रहे हो? तो बेटा मुझे अब बताओ 50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। तो मेरा जो ये वाली साइड है ये कितने की हो जाएगी, 56,000। 56,000 को मैं बैलेंस किससे करूंगा, 36,000 से। 56 माइनस 36, बेटा मेरा प्रॉफिट कितना कंसीडर होगा, 20,000। उम्मीद कर रहा हूं सबको मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक तरफ आप रखो एग्जैक्ट उतनी यूनिट्स के रेवेन्यू, और दूसरी तरफ आप एग्जैक्ट उतनी यूनिट्स की कॉस्टिंग रखो। और ऐसा करते हुए 4 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो। अगर कोई एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जवाब देना आप मेरी बात का, अगर कोई एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो इसको मैं एक्सपेंस मानूं कि ना मानूं? मानो, एक्रूअल बेसिस पे चलना है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का खर्चा है, लेके चलो। अगर कोई मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसको खर्चा मानूं कि ना मानूं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं मानना। क्यों? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, नॉट ऑफ करंट ईयर, सो इट विल बी डिडक्टेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करो, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करो। और बताओ अगर मेरी कोई एक्रूड इनकम है तो इसको इनकम मानूं कि ना मानूं? मानो, क्योंकि एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और अगर कोई मेरी अनअर्नड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, यानी कि मिल गई है लेकिन वो पता नहीं कौन से साल की है, तो उसको मैं इनकम मानूं कि ना मानूं? नहीं मानो। यानी कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इस बात के ऊपर बेस्ड है कि आपको ये सोचना है कि करंट ईयर में करंट ईयर की एग्जैक्ट इनकम और करंट ईयर का एग्जैक्ट एक्सपेंसेस क्या है, और क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यूएशन को आपको कंसीडर करना है। और ये सारी बात सोचते हुए आप मैच कर पाओगे, किस चीज को मैच कर पाओगे बेटा? एक्चुअल बेनिफिट्स यानी कि एक्चुअल रेवेन्यूज को किससे मैच कर पाओगे बेटे? एक्चुअल कॉस्ट से। और डिफरेंस क्या निकल के आएगा आपको? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल लॉस। आई गेस बच्चों सबको बात मेरी समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न तो सर आपने बातों में समझा दिया था कि बिजनेस शुड बी रन फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड, समझ रहे हो? और हमको उसकी इंडेफिनिटी को समझ के चलना है, हमको उसकी इंडेफिनिटी को लेके चलना है। ये देखो बिजनेसमैन को देखो, कितना समझदार व्यक्ति है ये। चल रहा है यहां से 2013, 14, 15, 16, ही इज जस्ट रनिंग एंड रनिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। क्या कभी बंद करेगा वो अपने बिजनेस को? सोचेगा कि मैं आने वाले 2 साल में बंद कर दूंगा, 3? अरे नहीं करेगा, नहीं सोचेगा। क्योंकि अगर वो ये सोच के बिजनेस को प्लांट करे, बिजनेस को चलाए, तो पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? वो बिजनेस के अंदर कभी भी फिक्स्ड एसेट्स तो खरीद नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर
मैं ये सोचूं कि मुझे कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं चलाना, तो बेटा मैं बड़े खर्चे नहीं कर पाऊंगा, ये टैब नहीं खरीद पाऊंगा, ये एलसीडी एलईडीज नहीं खरीद पाऊंगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये हमारे कौन से खर्चे हैं, लॉन्ग टर्म के खर्चे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सोचेंगे कि लंबे समय तक चलाना है, जब तक मैं हूं तब तक चलाना है, ओनली देन वी विल इन्वेस्ट इन व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग पे खर्चा कर पाएंगे हम, और जो बड़ी बड़ी फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर खर्चा कर पाएंगे। अगर छोटी सोच से सोचेंगे तो हम ये बड़े बड़े खर्चे नहीं कर पाएंगे। बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया सर। और हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो पाएंगे। यस, outside parties enter into a long term contracts with the enterprise, gives loans, purchases, the ventures, shares। ये सारे काम, बड़े बड़े काम तब हो पाएंगे जब हमारा बिजनेस में इंटेंशन कैसा होगा कि हमें लॉन्ग टर्म नेचर के साथ बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रहना है। मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जैसे कि L&T, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है जी, उसने एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 5 साल का। बेटा वो 5 साल का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएटेड है, उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएटेड है। अगर वो कंपनी की थॉट ये होगी पता नहीं कब तो कंपनी बंद करनी पड़ जाए, तो बेटा 5 साल 10 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या वो कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स और सब चीजें तभी डील हो पाएंगी जब हम बिजनेस में कौन से कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के साथ हम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ गई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सर ये बहुत आसान है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कॉस्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। किसी भी एसेट को बुक्स में उसकी कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। वेरी सिंपल इट इज। किसी भी एसेट को बिजनेस में किस पे रिकॉर्ड करो? जितने में आपने उसको एक्वायर किया था, जितने में आपने उसका प्राइस पे किया था। एन एसेट इज रिकॉर्डेड in the books of accountancy at the price paid to acquire it, that it is on cost, that is it is on cost। हमको उसके मार्केट वैल्यू पे कंसीडर नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें किसी भी एसेट को उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। समझ रहे हो? अब सर एक्चुअल कॉस्ट तो धीरे धीरे घटती जाएगी जैसे जैसे हम उसको यूज करेंगे। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि सर मैंने एक बिजनेस के अंदर मशीन को खरीदा, मशीन की खरीदारी आई 5 लाख रुपए की। हाँ सर बहुत बढ़िया है, मशीन की खरीदारी आई 5 लाख रुपए की। ठीक है जी, पहले साल का डेप्रिसिएशन कट गया 20%। कितना होगा बेटा 20%? बोलो तो फटाफट। लाख रुपए हो गया ना। तो मशीन की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड कर लो बुक्स के अंदर? 4 लाख रुपए। सही है सर। दूसरी बार फिर डेप्रिसिएशन कटा 20%। अब सर जब दूसरी बार 20% काट रहे हो तो पहले तो ये बताओ सर ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से काट रहे हो कि या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू? अगर तो ओरिजिनल काट रहे हो तो फिर दोबारा कितना काटोगे? 1 लाख। तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 लाख रुपए। और अगर WDV काट रहे हो तो कितना काटोगे? 80,000। और वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3 लाख और 20,000। सो वट एवर इज गोइंग टू बी हैपन, आप अपनी एसेट को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करो कॉस्ट पे, और कॉस्ट को ग्रेजुअली उसमें से उसका डेप क्या करते चले जाओ, काटते चले जाओ। और आप किसी भी एसेट को बुक्स में दिखाओ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अप टू द डेट। इज इट डन? चलो ये हो गया जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया है। आगे आता है जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये पढ़ लेना यार, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट सारे बता दूं तुम्हें। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स विथ 2 पैरामीटर्स। ठीक है ना, विथ 2 एस्पेक्ट। वन इज ऑलवेज व्हाट? डेबिटेड, एंड द अदर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। बताओ जी, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो बेटा सिर्फ क्या डेबिट पक्ष उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं? नहीं सर, कुछ डेबिट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेफिनेटली क्या करते हैं? उसका क्रेडिट। ठीक है ना, 2 फोल्ड एस्पेक्ट होता है, 2 फोल्ड ट्रांजैक्शन होती है। और हमारे को हमारी अकाउंटेंसी बोलती है फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट अफेक्टिंग एटलीस्ट 2 अकाउंट। देखो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या? अरे सर कंपाउंड जर्नल एंट्री भी तो हो सकती है, बताओ ना, कंपाउंड जर्नल एंट्री भी तो हो सकती है। अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है तो उसमें भी यही होता है, डेबिट और क्रेडिट होता तो मैच है, लेकिन हो सकता है डेबिट में कितने अकाउंट्स हो जाएं? 1 से ज्यादा, या क्रेडिट में कितने अकाउंट्स हो जाएं? 1 से ज्यादा। जैसे मैंने माल बेचा, मेरी बात समझो, मैंने माल बेचा और मैंने माल बेचा बेटा टोटल 50,000 रुपए का, उसमें से 20,000 का नगद और 30,000 का चेक बैंक में सेम डे डिपॉजिट हो गया। एंट्री बताओ जरा। 50,000 का माल बेचा, 20,000 मुझे नगद मिला, 30,000 का चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, कितना? 30। कैश अकाउंट डेबिट जी 20। आगे टू सेल्स। अब बच्चे मुझे एक चीज यहां पर बताओ
क्या ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा? अरे सर बिल्कुल कर रहा है। माना मैंने ऐसा कि डेबिट एक नहीं, कितने दिख रहे हैं बेटा डेबिट? 2, बट डेबिट्स का सम बताओ ना यार कितना है? 50, और क्रेडिट एक ही दिख रहा है, बट क्रेडिट में भी कितने दिख रहे हैं आपको? 50। बस यही तो कह रहे हैं कि ऑल द डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स। इतना ही तो बोल रहे हैं, डेबिट्स और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बस इतनी सी बात करता है। सही है बच्चों? और जब भी आप ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चले जाते हो एक बात और पक्की सी सामने आती है, पता क्या? ऑल द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, बताओ, लायबिलिटीज प्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो ओपनिंग एसेट इज इक्वल्स टू ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल है। और जब आप बिजनेस में क्लोजिंग पे आए हुए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो भी यही रूल फॉलो हो रहा है, बस इतना फर्क है, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बेटा जी रूल यही रहेगा, सिर्फ ओपनिंग के समय पे ये सब चीजें ओपनिंग हो जाएंगी, ओपनिंग के समय पे ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग, और क्लोजिंग के समय पे ये भी क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग एंड ये भी क्लोजिंग। और अगर आपको लायबिलिटीज एक्सट्रैक्ट करनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल कर दो यार, क्या दिक्कत है? और अगर आपको कैपिटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। यहां तक बताओ जी, क्लियर है? 9 के 9। चलिए 10वें पे आइए। उसके बाद 10 के 10 आप 5 मिनट रिवाइज करना, ठीक है? 10 के 10 को 5 मिनट रिवाइज करना, पहले 10वीं करा दो। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 11th में हम इसको ज्यादा अच्छी तरह करके भी नहीं आते हैं, मेरे को ये भी पता है, हम गड़बड़ करके आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट कन्वेंशन है, हम अपने हिसाब से चल सकते हैं इसमें। देखो कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट में यही फर्क है बेटा, कॉन्सेप्ट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, आपको फॉलो करना पड़ेगा। कन्वेंशन मर्जी है भाई, मेरी मर्जी है, मैं मेरे बिजनेस को इस कन्वेंशन के हिसाब से चला भी सकता हूं और नहीं भी चला सकता, मेरी मर्जी की बात है। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आपको बिजनेस में हमेशा चलना है सेफ, और सेफ चलने के लिए डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट, डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट, बट बी रेडी या प्रोवाइड फॉर ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। लेकिन सभी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस के लिए, पॉसिबल लॉसेस के लिए आप हमेशा तैयार रहें। समझ रहे हो? प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट ना माने जब तक आपकी झोली में आ नहीं जाता, जब तक आप कमा नहीं जाते, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं दिखती, अरे आ गए सर पैसे, हो गई एंट्री, बुक्स में आ गए पैसे, सामने वाली पार्टी ने दे दिए पैसे, तब तक आप उसको प्रॉफिट तो मानो ही मत, इनकम तो मानो ही मत। और खर्चे के लिए आप हर छोटे मोटे खर्चे के लिए जो दिख रहा है, अरे अच्छा ये हो सकता है, चलो कोई बात, इसको भी क्या मान के चलो खर्चा, इसके लिए भी साथ में पैसा साइड में थोड़ा सा रख दो। ऐसे में अगर आप बिजनेस का प्रॉफिट निकालोगे तो वो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा? अगर इस टेंडेंसी से चलें तो बिजनेस में जो ऑल ओवर मैंने एक साल का प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट किया, अंदाजा लगाया, वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मिनिमम। पर एटलीस्ट वो प्रॉफिट आप टेबल से उठा सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने इनकम्स को तो कोई एक्सेप्शनली सोचा नहीं, और खर्चों को आपने सारे के सारे क्या समझ लिया? एक्सेप्शनल वे में ले लिया, ठीक है ना? इनकम्स बेटा देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये मान लो छोटी सी अकाउंटेंसी है, ठीक है ना? मैं ये कहता हूं एक तो मुझे इनकम कंफर्म दिख रही है 5 लाख, ये तो आ ही गई, चलो ये आ गई है, इसको हमने इनकम मान लिया। एक और इनकम दिख रही थी, कितनी दिख रही थी? 50। एक इनकम और दिख रही थी, कितनी दिख रही थी? 25। एक इनकम और दिख रही थी, कितनी दिख रही थी? 25। पर मैंने कहा ये तो दिख रही है यार, जब तक होगी नहीं मैं तो मानूंगा नहीं, तो मैंने ये इनकम्स को कंसीडर नहीं किया। अब बात करते हैं खर्चों की। जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है वो है 3,50,000। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना है? 350। ये तो गया, जेब से गया। इसके अलावा एक और खर्चा दिख रहा था कि यार एक 25,000 का और खर्चा होगा। इसके अलावा एक और खर्चा दिख रहा था 30, मान लो 30,000 का एक खर्चा होगा। एक खर्चा और दिख रहा था 20,000 का और होगा। अरे इसको भी खर्चा मानो यार, इसको भी खर्चा मानो। खर्चे टोटल कितने ले लो? 4 लाख। इनकम कितनी ले लो टोटल?
5 लाख। इसका मतलब जब मैं 5 लाख से अपने 4 लाख को एडजस्ट करूंगा तो बताओ मैं बिजनेस में अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट कितना दिखाऊंगा? लाख रुपए। लेकिन ये लाख रुपए भाई वो प्रॉफिट होगा जो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कंजर्वेटिज्म से कंजर्वेटिज्म होकर सोच लिया, कंजर्वेटिव होकर सोच लिया मैंने, भाई ये प्रॉफिट तो आप घर लेके जाओगे, घर ले जाओगे, बस इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, अगर आप मुझे ये बताओ मैं इसको भी एक्सपेक्ट कर लूं, भाई ये भी तो आएंगे, कर लूं मैं ये इनकम भी एक्सपेक्ट कर लूं, फिर बताओ ये प्रॉफिट मेरा 1 लाख होगा या 1 लाख से ज्यादा होगा? ज्यादा। ऑफ कोर्स यहां पर कितने पैसे हो जाएंगे? 6। खर्चा भी, चलो खर्चे भी समझ लो कि हो गए वो 4 लाख, लेकिन ये प्रॉफिट 1 लाख नहीं देगा, कितना हो जाएगा? 2 लाख। यानी कि आप किसी और थॉट प्रोसेस से अगर समझोगे तो आपका प्रॉफिट फालतू ही आएगा, और अगर आप इस थॉट प्रोसेस से सोचोगे तो आपका प्रॉफिट कैसा आएगा? मिनिमम। तो हमें अपने प्रॉफिट को हमेशा मिनिमम होकर के सोचना है। अगर हम कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। कर लोगे? टैगलाइन याद कर लेना बेटा, डू नॉट एंटीसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने रह गए? कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन, चलो 2 रह गए, ये भी कर लो पहले। कंसिस्टेंसी आसान है यार, कंसिस्टेंसी आसान है। कंसिस्टेंसी क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमें। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें क्या रहना चाहिए? कंसिस्टेंट। वंस यू हैव अडॉप्टेड सम पॉलिसीज, some method of valuing your accountancy, okay, you must be consistent in that. याद करो बच्चों, हमने डेप्रिसिएशन के कितने सारे मेथड करे हैं इस 11th क्लास में, एटलीस्ट 2 तो करे ही हैं। बताओ कौन कौन से? रिटन डाउन, ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन सीए फाउंडेशन में तो आपने और भी करे हैं। बताओ जरा एक बार देखते हैं। रिटन डाउन, ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोडक्शन मेथड भी था, हाँ ठीक है, आउटपुट मेथड, और एक मेथड था लीज भी था। सम ऑफ द ईयर डिजिट भूल गए तुम लोग, सम ऑफ द ईयर डिजिट था, और कौन सा था? प्रोविजन था, एसेट डिस्पोजल मेथड था, हाँ चेंज इन द मेथड ऑफ वो भी था, है जी, रिवैल्यूएशन वो बाद की बातें थी, हाँ वो कोई मेथड नहीं था, बट ये है कि हम अपनी एसेट को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिवैल्यू भी कर लेते हैं, डिवैल्यू भी कर लेते हैं, वो फिर दोनों ही था। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन भी था, डिवैल्यूएशन भी था। चलो याद आ रही है बातें? तो मान लो मैं आपको बोलता हूं कि यार एक बार हमने ओरिजिनल कॉस्ट फॉलो कर लिया, तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए अगले साल आप WDV यूज करे जा रहे हो, अगले साल आप सम ऑफ ईयर डिजिट फॉलो करे जा रहे हो। भाई ये गलत है। देखो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अकाउंटेंसी को ढंग से मेंटेन नहीं कर। आप वंस यू शुड बी वेरी कंसीडर, है ना, कंसीडर्ड करो आप मेथड कौन सा फॉलो करना चाहते हो। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट किया 5 साल से ओरिजिनल कॉस्ट किया, अब हमारे को लगता है WDV पे जाना चाहिए। तो यार पूरा सोचो समझो, ठीक है, डिस्क्लोज करो फुट नोट पे क्यों जाना चाहिए भाई, क्यों जाना चाहिए सेकंड मेथड पे। और अगर जाना ही है तो सेकंड मेथड पे चले जाओ, लेकिन ये नहीं कि फिर बाद दोबारा से 1 साल के बाद आप फर्स्ट मेथड पे आ जाओ। अगर आप ये कर रहे हो तो भी आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। भाई हो सकता है, जरूर हो सकता है कि आपको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपको रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए और वापस स्टेप बैक करके उसी मेथड पे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई होप बच्चों सबको बात मेरी समझ में आ गई है कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है। डन है? चलिए आगे, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। अरे बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। एक कॉन्सेप्ट था, प्रिंसिपल था, फुल डिस्क्लोजर। क्या कोई बच्चा जानता है इसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सारी इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, बढ़िया, घटिया, अरे कोई भी है भाई, आपको दिखाना चाहिए बुक्स के अंदर अगर आप कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, बोलो समझ गए। लेकिन जो आपका कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी है वो जस्ट इससे अपोजिट है। मैटेरियलिटी का मतलब होता है, मैटेरियलिटी का मतलब होता है ओनली द सिग्निफिकेंट या ओनली द इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, या फिर ओनली द रेलेवेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन। बस ये दिखाओ सर, सिग्निफिकेंट, रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट, ओनली दीज इंफॉर्मेशन। मेटेरियलिस्टिक है ना, मेटेरियलिस्टिक, मटेरियल, ये इन सब का मतलब एक ही है, बस यही दिखाओ।
और जो फालतू आलतू की चीजें है ना भाई, जिनसे कोई मतलब नहीं है बिजनेस का और बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर मारो उनको, छोड़ दो उनको। तो सर ये तो फुल डिस्क्लोजर के बिल्कुल अगेंस्ट हो गई बात। अरे हो गई तो हो गई, हम कोई यहां पर ये जजमेंट करने नहीं बैठे बेटा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट अच्छा है या मैटरलिटी कॉन्सेप्ट अच्छा है। हम यहां पर ये जजमेंट करने बैठे हैं, ये बताने बैठे हैं कि फुल डिस्क्लोजर और मैटरलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। बस हम ये कहने बैठे, कौन सा सही है कौन सा गलत है जजमेंट लेने हम यहां पर बिल्कुल भी बैठे नहीं है। बोलो डन है? हाँ जी, बात समझ में आ गई। तो फुल डिस्क्लोजर जहां पर ये कहता है all the information should be disclosed, either these are important, unimportant, material, immaterial, significant, insignificant। भाई दिखाओ, फुल डिस्क्लोजर ये कहता है। मैटेरियलिस्टिक कहता है नहीं भाई सिर्फ काम की बात बोलो, फालतू फालतू की बात मत बोलो, ये बोलता है मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है कि भाई 1 लाख का 1000 का लॉस बाय फायर है भाई। एक बिजनेस है, उसमें छोटी सी एक आग लगी, छोटा सा एक स्टोर में आग लगी, कितने का माल तबाह हो गया बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1000 का माल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब एक बिजनेस है जिसका टर्नओवर 1 लाख रुपया है, बिजनेस भी छोटा सा भाई, पूरे साल की सेल ही कितनी उसकी? लाख रुपए की। उसके लिए 1000 रुपए का लॉस मेटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, यस और नो? यस। अरे मैटर करता है यार, 1000 रुपए उसके लिए मैटर करता है। लाख रुपए की सेल है उसकी साल की, शायद 25-30 हजार रुपए कमाता होगा, उसमें से 1000 रुपए उसके लिए मैटर करता है। लेकिन एक और बिजनेस जिसकी 2 करोड़ की सेल है, 5 करोड़ की सेल है, 100 करोड़ की सेल है, उसके 1000 रुपए के स्टॉक को आग लगी, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या इमैटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है? इमैटेरियल। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, 1000 रुपए को आग लगी है तो लग गई तो लग गई। अब वो हजार रुपए की ट्रांजैक्शन 5 करोड़ की सेल पे, 10 करोड़ की सेल पे, 100 करोड़ की सेल पे दिखाने लगे तो उसके तो इतने सारे लॉस बाय फायर, लॉस बाय पता नहीं क्या क्या ही दिख जाएगा। ऐसी चीजों को अगर वो इग्नोर भी करना चाहे तो इग्नोर कर सकता है, दिखाना चाहे दिखा भी सकता है। अगर फुल डिस्क्लोजर फॉलो करता है दिखा देगा, और अगर मेटेरियलिस्टिक करता है तो भाई फिर नहीं दिखाएगा। बोलो डन हो गया? चलिए अब इसमें ना 3 चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल आ जाता है क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या पूछ लेता आपसे? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कौन सी इन सब में से? तो बेटा कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल है। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपका, ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा। ये 3 जो है हमारी वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक बार पहले रिवाइज कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डन है। अब आ जाओ बच्चों अगले पॉइंट्स पे, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है बच्चों कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी अकाउंटेंसी मेंटेन करते हो तो उसकी भाई बताओ आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्वालिटेटिव देखो, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए अकाउंट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स अगर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं हुआ तो क्या अकाउंट्स हुआ, उसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा ना। तो अकाउंट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी। डन, फर्स्ट पॉइंट डन है। दूसरा, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल समझते हो? रिलायबल नहीं, हाँ, ट्रस्ट बिल्टअप होना चाहिए वहां पे। और ट्रस्ट बिल्टअप तब होगा बेटा जब जो भी चीज आप बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी में दिखा रहे हो वो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ हो, एविडेंस्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स हो, आप उसको सबूत, एविडेंस आपके पास हो, उसका सबूत हो आपके पास वाउचर हो, आपके पास इनवॉइस हो, आप पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको दिखाएं, तब जाके बात बनेगी। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। देखो सर, बायसनेस, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर हुआ पक्षपात तो भरोसा कैसे होगा, फिर बताओ, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका मतलब जो कुछ हो वो प्रॉपर हो और वो रिलायबल फॉर्म में हो, तब निकलेगी बात। बोलो डन। तीसरा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अकाउंट्स कैसी शो कर रहा हो? रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। आप ऐसी कोई बात नहीं दिखाएंगे बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी में जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, मतलब आपका बिजनेस कोई और ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है और अकाउंटेंसी आप किसी और तरीके से बना रहे हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटेंसी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हो ताकि वो प्रॉपरली हेल्प कर दे यूजर्स को क्या करने में, डिसीजन मेकिंग में। तो अगर ऐसा है तो आपके अकाउंट्स रेलेवेंट भी हैं, है ना। रिलायबल तो हैं, विश्वसनीय तो हैं, अंडरस्टैंडेबल भी हैं और फिर अब रेलेवेंट भी है। और आपके अकाउंट्स कैसे होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? कंपेरेबल। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि कंपैरिजन कितनी तरीके का होता है। 2 तरीके का। या तो कैसा होता है बताओ, इंटरफर्म, और या फिर कैसा होता है, इंट्राफर्म। इंटरफर्म द कंपैरिजन बिटवीन 2 फर्म्स, इंट्राफर्म द कंपैरिजन ऑफ 1 फर्म of it with its own with different span of time।
है ना, कि मैं अपने ही बिजनेस का करंट ईयर का प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के साथ अगर कंपैरिजन कर रहा हूं, फर्म एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रा फर्म। और अगर एक से ज्यादा फर्म्स का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो होगा इंटर फर्म कंपैरिजन। तो बच्चों कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब अकाउंटेंसी सिमिलर होंगी। आप एक चीज सोचो, XYZ एक बिजनेस फर्म है और ABC एक बिजनेस फर्म है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये फॉलो करता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड डेप्रिसिएशन का, और ये फॉलो करता है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप इसके साथ मेजर करके देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के मेथड्स ही कैसे हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से हम कंपेरेबल हो तो इसका मतलब ये हो गया आपका दो तरह का इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन भी होना चाहिए। तो अकाउंटेंसी का ये चौथा उद्देश्य है कंपेरेबिलिटी। पांचवा, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो कैसी हो बच्चों? मटेरियल। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, है ना। और कोई भी ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं हो अकाउंटेंसी के अंदर जो बिना बात के आपको डिसीजन मेकिंग लेने में कंफ्यूजन क्रिएट करे। सो मेटेरियलिटी जो होता है वो होता है ऑल द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंटेन्ड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी। अब बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे पॉइंट पे जिसमें मैं लगाऊंगा 5 मिनट और आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये आप 11th में पढ़ के भी नहीं आए हो, और ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा जब तक कि मैं समझाऊंगा नहीं। दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म, सब्सटेंस मतलब एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी। कई बार ऐसा होता है कि लीगल टर्म हमें कुछ और दर्शा रही होती हैं, कुछ और दिखा रही होती हैं, लीगल टर्म्स हमें कुछ और बता रही होती हैं कि सर जी लीगल टर्म्स के हिसाब से तो ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन सच मायने में हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है। तो उस केस में लीगल टर्म्स को हमें इग्नोर करना पड़ता है कभी कभी, और किसके हिसाब से चलना पड़ता है? जो सामने दिख रहा है। जो सामने दिख रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी, यानी कि सब्सटेंस जो सामने दिख रहा है। ओवर फॉर्म, फॉर्म का मतलब लीगल रियलिटी, यानी कभी कभी हमें लीगल रियलिटी से उठ के ऊपर भी सोचना पड़ता है, और लीगल कुछ और कह रहा है लेकिन सच कुछ और है। तो हमें बुक्स ऑफ द अकाउंटेंसी को सच के हिसाब से मेंटेन करना है, लीगल फॉर्म के हिसाब से मेंटेन नहीं करना है। आई होप बच्चों आपको अभी मतलब समझ में आ गया, लेकिन अभी तक एग्जाम्पल के साथ मैंने बात नहीं समझाई है, तो बात दिमाग में पूरी पड़ी नहीं है। आओ मैं एग्जाम्पल लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। बच्चों मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरी एक बैलेंस शीट है, और ये आपको भी लिखना है, ठीक है? नहीं तो अभी घर जाते जाते आपको साफ हो जाएगा कि सर ने क्या बताया था, और हमें इसको भी बहुत दिनों तक याद रखनी है चीज को, ठीक है ना। तो अभी आप इसको बना लेना बैलेंस शीट को। मान लीजिए ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें दिखाती है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो एक मैंने वैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन देखी और 28 मार्च को, हालांकि बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है सबको पता है, लेकिन 28 मार्च को मैंने कंप्यूटर पे वैसे ही चेक कर लिया भाई क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो मेरे को बैलेंस शीट दिखी। तो बैलेंस शीट में क्या दिखता है सुनो। बैलेंस शीट में दिखता है मुझको कि भैया जी आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है, आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है 1 करोड़, ठीक। आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है 1 करोड़, और कुछ और फिक्स्ड एसेट्स हैं, छोटा सा एग्जांपल लेना मैंने, 70 लाख, ठीक है। कुछ एक करंट एसेट्स हैं 30 लाख। चलो काम को खत्म करते हैं, बस बात को समझना है हमने, समझ आ जाएगी इससे। तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 2 करोड़ की एसेट्स हैं, कुल मिला के मेरे पास 2 करोड़ की एसेट्स हैं, और इधर ऑफ कोर्स लायबिलिटी भी 2 करोड़ की होंगी। तो लायबिलिटी में कुछ कैपिटल है, कुछ कैपिटल है, कैपिटल है मान लीजिए 70 लाख की, कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ भी अमाउंट है मान लो 80 लाख,
कुछ आपकी CL है करंट लाइबिलिटी, ये आपकी कुल मिला के 50 लाख। लो जी, ये 2 करोड़ है। चलो 28 मार्च को इस सिचुएशन आपको दिख रही है। अब क्या हुआ, 28 मार्च को आप एक बिल्डिंग देखने गए बिजनेस के लिए, आपको बिल्डिंग पसंद आ गई, बढ़िया बिल्डिंग है सर, आपने कहा तुम मजा आ गया, लेनी पड़ेगी। रेट है बिल्डिंग का अच्छा भला, बिल्डिंग का रेट है 1 करोड़ रुपया, समझ रहे हो, बिल्डिंग का रेट है 1 करोड़ रुपया। आपको सौदा बढ़िया लगा, आपने कहा बिल्डिंग डन। 29 तारीख को आपने बयाना दे दिया, बयाना समझते हो, एग्रीमेंट कर दिया है ना। 29 तारीख को आपने लीगल एग्रीमेंट कर दिया कि बिल्डिंग का हमको खरीदना है बिल्डिंग, और आपने एडवांस पेमेंट कर दिया बेटा जी 20 लाख रुपया। तो जैसे ही आपने 20 लाख रुपया एडवांस पेमेंट किया तो आपका 1 करोड़ में से 20 लाख गया, तो आपका यहां पर कितना रह गया, 80 लाख रुपए यहां पे रह गया। बोलो डन? हाँ जी डन। कौन सी तारीख को बोला मैंने ये काम, कौन सी तारीख को हुआ, 29 मार्च को, 29 मार्च को ये काम हुआ। पक्का काम हो गया। 30 तारीख को सामने वाले ने आपको बोला सर ऐसा करो, रजिस्ट्री करवा लो इसकी। रजिस्ट्री आप लोग सब समझते होंगे, रजिस्ट्रेशन करा लो इसका, अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लो। लेकिन 29 तारीख को जो है कोर्ट में कुछ छुट्टी थी, सैटरडे था समथिंग कुछ ऐसा, तो उसने कहा सर पेमेंट थोड़ी सी और कर दो, ठीक है जी। तो हमने उसको 40 लाख रुपए की और पेमेंट कर दी, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योर्ड पेमेंट है, ऐसे ही नहीं कर रहे अंधाधुंध, सिक्योर्ड पेमेंट कर रहे हैं। 40 लाख रुपए की और पेमेंट कर दी। बेटा आपके पास बैंक में कितना बैलेंस शो हो गया, 40 लाख, 50 कर लो इसको, 50 लाख। तो आपका बैंक में कितना बैलेंस शो हो गया, ये 30 को, हाँ ये 30, 29 को कह लो, 29 को दिए ये, अच्छा 29 को दिए थे, ये 30 को मान लो जी, 30 मार्च को, ठीक है ना, दैट इज सैटरडे। बैंक तो खुले हैं, कोर्ट बंद है, लेकिन ठीक है, सामने वाले ने कहा दे दो सर 50 लाख रुपए की पेमेंट कर दो। रजिस्ट्री देखो मोस्टली प्रैक्टिकली यही होता है, रजिस्ट्री से पहले लगभग आप कभी भी डीलिंग करते हो ना, रजिस्ट्री वाले दिन तो आप पेमेंट बहुत कम करते हो, 5-7% की पेमेंट करते हो, अदरवाइज पेमेंट पहले हो जाती है। क्योंकि अभी इसमें क्या होता है देखो कि रजिस्ट्री वाले दिन वो रजिस्ट्री तो तब तक आपके नाम पे नहीं करवाएगा जब तक उसको फुल पेमेंट नहीं मिलेगी। सोचो वो साइन कर दे कोर्ट में, साइन कराए और बाद में आप उसकी पेमेंट रोक दो, हो सकता है ना ये, तो प्रॉपर्टी तो आपके नाम हो ही गई, तो आप उसकी पेमेंट रोक दो। तो कोई भी बंदा तब तक रजिस्ट्री पे साइन नहीं करेगा जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करोगे। अब बताओ, मेरी मान लो 31 तारीख की रजिस्ट्री है, तो मैं पेमेंट 30 तारीख को करके ही जाऊंगा ना उसको, या कोर्ट में पैसे लेके जाऊंगा करोड़ रुपया? बिल्कुल भी नहीं। वो सर कहां कोर्ट में करोड़ रुपए का बैग लेके आ गई, रिस्क है, कैसे नोट लेके जाऊं, और नोट सारे चलते भी नहीं है। नोट सारे क्यों नहीं चलते हैं वो तुम थोड़ा सा जब और मैच्योर हो गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ पेमेंट होती है कच्चे में और कुछ पेमेंट होती है पक्के में। अब ये इस चक्कर में मैं तुम्हें भी समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट वाला लंबा हो जाएगा, ठीक है। कच्चा पक्का क्या होता है ये अभी चीजें समझने वाली तुम्हें नहीं है। वो क्या होता है, रजिस्टर्ड वैल्यू अलग होती है और एक्चुअल में जो पेमेंट होती है बिल्डिंग की वो अलग होती है, ठीक है। आप इतना समझो कि कुछ पेमेंट नोटों में करनी पड़ती है और कुछ पेमेंट किस में करनी पड़ती है, लीगल ट्रांजैक्शन के थ्रू, बैंक के थ्रू, ठीक है, ऐसा समझो। और आप ये मानो कि यार हम 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए के नोट लेके जाएंगे क्या कोर्ट में, रिस्क रहेगा? रिस्क नहीं रहेगा। क्यों रहेगा बेटा? गिनवाओगे उसको पैसे, समझो उसको पैसे गिनवाओगे। 50 लाख रुपए वहां बैठ के कौन गिनेगा? 500 के नोट है जी, मशीन कौन ले जाएगा बेटे? अच्छा चलो आप मशीन लगे, कमरा आपने सेट कर लिया, अरे कमरा खाली करो, 50 लाख रुपए गिनने हैं, कैसे गिन लोगे? किसी का कुछ नहीं होता। अगर आप कोर्ट जाओ, छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, बस नोटरी के कमरे या टाइपिस्ट के कमरे, एंड इट इज अ वेरी 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 बिजी माहौल, है ना। उसमें आप 50 लाख रुपए कैसे गिनवा दोगे किसी को? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। और फिर आपने एक बस्ता पूरा भर रखा 50 लाख रुपए का और आप लेके चल रहे हो, कोई खींच के भाग गया, फिर रिस्क है बहुत बड़ा। और गिनवा तो सकते ही नहीं आप कोर्ट में। 2-4 लाख रुपए की बात अलग है कि भाई चलो ये 500 वाली गड्डी अभी 50,000 की, फटाफट हाथ मार इसको, दूसरा बंदा 50 में मारे, तीसरा 50 पे, 3-4 आपके पास मैन पावर है, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। बट 50 लाख रुपए टू काउंट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ओके, रिस्की है। तो अब हमने कहा भाई अब क्या करें, हमने पेमेंट कर दी उसको 30 तारीख को, 50 लाख और पेमेंट कर दी। अब कितनी पेमेंट रहेगी बेटा? 30 लाख की मात्र पेमेंट रहेगी। हमने कहा यार ये 30 लाख रुपए तेरे को कोर्ट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देंगे। मैंने बताया ना, कुछ पैसा हमें ऑनलाइन भी देना पड़ता है, कुछ पैसा नोटों में देना पड़ता है, कुछ पैसा ऑनलाइन देना पड़ता है। ये डिटेल मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, अभी बहुत लंबा हो जाएगा मामला कि कैसे होता है।
30 लाख रुपए ऑनलाइन देने थे हमने उसको, ये समझ में आ रहा है। ऑनलाइन का तो कोई रिस्क नहीं है, फोन सबके पास होता है, 30 लाख की पेमेंट हो ही जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। या फिर उस दिन वो हम ना बैंक से यूटीआर नंबर क्रिएट करते हैं कि बैंक से डायरेक्ट हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं पैसे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम पे, ठीक है ना। तो हमने 30 लाख रुपए की वो सेटिंग कर ली थी। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, 30 मार्च को मेरे अकाउंट में कैश कितना शो हो रहा है बताओ, मेरी बैलेंस शीट में 30 लाख। मैं कितनी पेमेंट कर चुका हूं? 70 लाख। बोलो, कर चुका हूं 70 लाख। मेरी बैलेंस शीट में 30 लाख शो हो रहा है ना। 28 को तो सौदा पक्का हुआ था, 29 को रजिस्ट्री नहीं हुई, 30 को रजिस्ट्री नहीं हुई, 1 तारीख को संडे है, मान लो 1 तारीख को भी संडे है, 2 तारीख को कोई भी XYZ फेस्टिवल है देश में, 3 तारीख को स्ट्राइक है कोई, 4 तारीख को भी कोई पंगा है। अब कोर्ट खुलेगी, 5, 6, 7 को रजिस्ट्री बंद है, ऐसा होता है, ये रूटीन है। अब रजिस्ट्री होनी है सर 10 तारीख को। कौन तारीख को रजिस्ट्री होनी है? 10 तारीख को सब मामला साफ होगा। ऐसा होता है, 2-2 महीने रजिस्ट्री रुक जाती है कई बार, ऐसा होता है। अब 10 तारीख को रजिस्ट्री होनी है। आप मुझको बताओ 10 तारीख तक मेरी बैलेंस शीट के अंदर बैंक कितना शो हो रहा है? 30 लाख। पेमेंट तो कर चुका हूं मैं 70 लाख रुपए की, और एसेट कोई आई नहीं। क्यों सर? क्योंकि आप लीगली मालिक बन गए हो क्या बिल्डिंग के? नहीं सर, लीगली मालिक आप बिल्डिंग के कब बनोगे पता है आपको? 10 मार्च को भी मालिक तो नहीं बनोगे, रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री को फिर ट्रांसफर होने में भी 1 हफ्ता मिनिमम लग जाता है। मतलब आप उस बंदे के नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होने में तहसीलदार के साइन होने हैं, उसके साइन होने, फलाना साइन होने, रजिस्ट्री जमा होगी 30 तारीख को। 10 तारीख को आपको शायद 13-14 तारीख को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा कि सर अब आप मालिक हो गए हो। आप समझ रहे हो? यानी माना 15 तारीख को 15 अप्रैल को आप मालिक बनोगे। 30 तारीख को आपने पेमेंट कर दी है, मोस्टली 70% पेमेंट कर दी है, आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। एसेट के नाम पर कुछ आया नहीं सर कुछ नहीं आया। लायबिलिटी के नाम पर कोई चेंज हुआ नहीं सर कुछ नहीं हुआ। और आपकी एसेट्स कितनी शो हो रही है? 2 करोड़ की बजाय अब कितनी शो हो रही है बोलो? 1 करोड़ 30 लाख। डन है। आपकी लायबिलिटी कितने की शो हो रही है बोलो? 2 करोड़। क्या आपकी बैलेंस शीट टैली है? अरे सर बिल्कुल भी टैली नहीं है, बिल्कुल भी टैली नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है ये एक्शन में आता है, और ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है यार बिल्डिंग तो आपकी नहीं हुई अभी तक, लीगल तो नहीं हुई ना, लेकिन आप बिल्डिंग यहां पर दिखा सकते हो। कितने की बिल्डिंग दिखा दूं बोलो? 70 लाख रुपए की बिल्डिंग ही दिखाओ भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते ना। देखो आप, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कितना शो हो रहा है बताओ? 30 लाख। या तो आप बैंक बैलेंस कितना शो करो? 1 करोड़। वो भी दिखाना गलत होगा। बैंक बैलेंस कैसे 1 करोड़ दिखा दोगे यार? बैंक बैलेंस में तो है ही 30 लाख रुपए। तो आपने जिस चीज के अगेंस्ट पेमेंट करी है वो चीज दिखाओ। फिर आप कहोगे सर हमारा मालिकाना हक नहीं आया अभी तक। अरे आता रहेगा यार मालिकाना हक। आपके पास ट्रांजैक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपने जो उसको पेमेंट करी है आपके पास सब कुछ है ना, तो इसका मतलब पक्के में आपने सब कुछ कर रखा है ना। तो आप अपनी बिल्डिंग दिखाओ, 70 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग है, तब जाके आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। नहीं तो 15 अप्रैल तक तो आपकी बैलेंस शीट ही टैली नहीं होने वाली। आप समझ गए? तो अब इसमें मैंने क्या बताया? सब्सटेंस का मतलब होता है इकोनॉमिक रियलिटी। वो ऊपर होके सोचो। किससे ऊपर होके सोचो? लीगल टर्म्स से ऊपर होके सोचो इकोनॉमिक रियलिटी को। सब्सटेंस का मतलब होता है तथ्य, सबूत, पक्का डॉक्यूमेंट, है ना। एंड इकोनॉमिक रियलिटी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? लीगल फॉर्म से। क्योंकि लीगल फॉर्म के हिसाब से चलोगे तो ना आपके हाथ में बिल्डिंग है ना आपके हाथ में कैश है। बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? ना तो आपके हाथ में बिल्डिंग है ना आपके हाथ में कैश है। लीगल तो ये है, लेकिन सब्सटेंस ये कहता है कि आपके हाथ में कैश नहीं है पर आपके हाथ में बिल्डिंग लेने का राइट आ चुका है, जो 15 अप्रैल को आपके पास होगा। तो ये है बच्चों इस कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट मीनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लोगे? ठीक है। ये कुछ एक एग्जांपल लिख के आपको आना है। हाँ, फिर लोन शो होगा तो इधर बेटा फिर आप 70 लाख का लोन शो करोगे और इधर फिर आप बिल्डिंग शो करोगे। फिर आपका बैंक बैलेंस चेंज नहीं होगा, तब भी बैलेंस शीट टैली होगी। फिर कैसे टैली होगी? इधर एसेट बढ़ेगी 70 लाख रुपए की, उधर लायबिलिटी बढ़ेगी 70 लाख रुपए। कोई बात नहीं, फिर इधर 50 लाख का लोन आ जाएगा और इधर से आपका 20 लाख रुपए का ये चला जाएगा, तो इधर रह जाएंगे 80 लाख रुपए, ठीक है, और 70 लाख की बिल्डिंग आ जाएगी, तब भी टैली हो जाएगा।
बैलेंस शीट टैली होगी आपकी हर हालात में, जो जो आप कर रहे हो वो चीजें बैलेंस होगी। और क्या किस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं पता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये मैच होना है। हाँ जी बच्चों, डन है? क्या हमने प्रूडेंस को अच्छी तरह समझ लिया था? अरे सर प्रूडेंस तो आपने पहले ही समझा दिया था। एक लाइन मैं फिर से एक बार डिक्टेट करूंगा प्रूडेंस के बारे में। एसेट और इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड। बोलो ठीक है ना? आपकी कोई भी एसेट और इनकम हो, कभी भी अननेसेसरली बढ़ा चढ़ा करके मत दिखाओ। एसेट और इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड और कभी भी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड। कभी भी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को कम करके मत दिखाओ, कभी भी इनकम और एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ। अगर आप इस तरह से चलते हो तो आप कौन से कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो बेटा? आप प्रूडेंस फॉलो कर रहे हो, प्रूडेंस। और ऐसे प्रूडेंस में आपका जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट आएगा? मिनिमम। मिनिमम, इतना मिनिमम कि उतना तो घर ले जाओगे ही, बस। आप प्रूडेंस में हमेशा यह ध्यान रखना कि ये उतने पैसे होते हैं जितने पैसे आपके घर जाते ही जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कर लोगे? चलिए, बाकी कोई खास नहीं है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फेथफुल मतलब आप फेथफुल अकाउंट्स बनाओ प्रॉपरली, ऐसे बनाओ बाइज्ड नहीं हो तो आप फेथफुल प्रेजेंटेशन के साथ चल रहे हो। इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलायबल और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो आपकी हो, सही सबूतों के साथ, है ना, सही सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ आपको बिजनेस को आप आपस में आगे चलाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द फेथफुल प्रेजेंटेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रलिटी, टू बी रिलायबल न्यूट्रल होना चाहिए आपको। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बेटा? फ्री फ्रॉम बायस, यानी यू मस्ट बी प्योर न्यूट्रल, दैट इज यू मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस। जब भी आप अकाउंटेंसी मेंटेन कर रहे हो कभी भी बायस्ड मत हो। अगर आप बायस्ड होते हो तो आप न्यूट्रल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, और आपको न्यूट्रल कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। दैट इज न्यूट्रलिटी। कर लोगे भाई? समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। ये नाम से पता लग रहा है, फुल भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। सही मतलब फेयर, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? सही मायने में, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही इतना कम कि कोई मेटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब फुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटेंसी होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीटनेस। आपके अकाउंट्स कंप्लीटनेस के हिसाब से होना चाहिए। मेटेरियलिटी भी पूरी होनी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट, और कॉस्ट भी जो आई है कंप्लीट विद इन द बाउंड ऑफ मेटेरियलिटी एंड कॉस्ट। हर तरह से कंप्लीट फॉर्म में आपके अकाउंटेंसी होने चाहिए, तब आप कहते हैं कि बिजनेस आपका बिल्कुल सही तरीके से आप मैनेज करके चल रहे हो। कर लोगे भाई? ठीक है, तो ये रीड करने वाले पॉइंट से इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए एक बार इसको 2 मिनट देखें और फिर हम करते हैं यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट। चलिए यूनिट 3, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। 2 यूनिट हमारी डन है बच्चों। 30 यूनिट पे हम आ गए। छोटी सी यूनिट है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, 15 से 20 मिनट में काम को खत्म करेंगे हम लोग। एक खर्चा होता है कैपिटल, एक खर्चा होता है रेवेन्यू। बेटा जी ऐसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंसेस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे लॉन्ग टर्म नेचर के हिसाब से करते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, आपके बिजनेस की क्या इंक्रीज हो जाती है? अर्निंग कैपेसिटी पक्का इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है तो भाई, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स पे भी खर्चा कर रहे हो तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। आप उसको तब भी कौन सा मान के चलोगे? रेवेन्यू। क्या बोला मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ तब है जब आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। ये होना ही चाहिए। बोलो समझ गए? मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल। आपने फिक्स एसेट पे खर्चा किया, बिल्कुल सही बात है। मैंने उस बिल्डिंग पे, जब मैंने पहली बार खरीदी सेकेंड हैंड बिल्डिंग, तो मैंने उस पे कुछ रिपेयर वगैरह कराया, कुछ बिजली के कनेक्शंस उसके चेंज कराए, तो ये भी कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। क्योंकि जब आप पुरानी कोई चीज खरीदते हो तो उसको मेंटेन करने के, उसको उसकी रनिंग तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कौन सी नेचर के खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे वो सारे होते हैं। बोलो ठीक है। लेकिन उसके बाद
अगर आपने एक बार बिजली की सारी फिटिंग इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करा ली तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस पे जितने खर्चे होंगे वो सारे खर्चे कौन से नेचर के होंगे? रेवेन्यू नेचर के होंगे। पर शर्त है, अगर आप बिल्डिंग के ऊपर कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आपकी बिल्डिंग की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो फिर से कौन सी नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैंने फर्स्ट फ्लोर खरीदा था, अब मैंने उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बना दिया, तो सेकंड फ्लोर बना दिया तो भाई अर्निंग कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी ना बिजनेस की। तो जब आपको दिमाग में बस इतना रखना है, जब आप पहली बार कोई फिक्स एसेट खरीदो तो उस पर किए गए फर्स्ट टाइम सारे खर्चे कौन सी नेचर के होंगे? कैपिटल नेचर के, पहली बात। उसके बाद उस पर किए गए रूटीन एक्सपेंसेस कौन सी नेचर के होंगे? रेवेन्यू नेचर के। उसके बाद उस फिक्स एसेट पे किया गया कोई भी ऐसा खर्चा जिससे उस फिक्स एसेट से आपकी अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीमेंट आए, तो भी आपके कौन से खर्चे होंगे? कैपिटल। लेकिन उस फिक्स एसेट पे किया गया कोई ऐसा खर्चा जिससे वो अर्निंग कैपेसिटी नॉर्मल ही रहेगी, उसकी कैपेसिटी तक के ही आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो सारे खर्चे कौन से नेचर के होंगे? रेवेन्यू नेचर के ही होंगे। भाई बात समझ में आ गई? तो मुझे बताओ, फोन खरीदना कौन सा खर्चा है? कैपिटल। फोन में सिम कार्ड डालना कौन सा खर्चा है? ये भी कैपिटल। एक ही बात तो करोगे, है ना? अच्छा, उसका जो बार बार रिचार्ज करा रहे हो वो कौन सा खर्चा है? वेरी सिंपल इट इज। कौन से वाला बेटा? पहला रिचार्ज। हाँ, पहला रिचार्ज आप कह सकते हो, जब आपने उसको इनिशिएट किया कह सकते हो, वो कैपिटल नेचर का होगा। उसके बाद आपके सारे रिचार्ज कर डन। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जनरेटर खरीदा, जेनसेट खरीदा, कौन सा खर्चा होगा जेनसेट खरीदना? कैपिटल। उस जेनसेट जनरेटर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, जो कि आप किसी चिनाई वाले मिस्त्री को बुलाओगे, कंस्ट्रक्शन करवाओगे, उसका प्लेटफॉर्म सेट करोगे, है ना? बताओ कौन सा खर्चा होगा? और ये भी कैपिटल होगा। वंस अ टाइम आप उस जेनसेट की इंस्टॉलेशन कराओगे, वायरिंग कराओगे, वो कौन सा खर्चा होगा? उसका अंदर एक एमसीबी बॉक्स लगवाओगे, ऑटो कट लगवाओगे, उसका कौन सा खर्चा होगा? सब खर्चे कैपिटल होंगे। लेकिन जब वो जनरेटर आपका रनिंग पोजीशन में आ गया, अब उसमें जब आप डीजल डालोगे तो वो कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू। तो उम्मीद कर रहा हूं सबको बात समझ में आ गई होगी, ये रेवेन्यू खर्चा होगा। लेकिन उस जेनसेट को आपने 2 साल यूज किया, अब उसकी एफिशिएंसी कम हो गई थी, तो अब आपने ना उसका एक पार्ट चेंज किया। आपने कहा भाई ऐसा है, इसका एक पार्ट चेंज कराओ। ठीक है, कोई भी पार्ट होगा उसका, कंडेंसर वगैरह कोई भी होता होगा, उसका पार्ट चेंज कराओ सर। और उस जेनसेट के ऊपर 1 लाख रुपए लग गया, लेकिन हाँ अब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, अब वो कम डीजल में आपको ज्यादा आउटपुट देता है। अब बताओ ये कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। एफिशिएंसी पे जब बात आ जाएगी ना, एफिशिएंसी पे, रिटर्न्स पे जब बात आ जाएगी ना बेटा, तो वो खर्चा कौन सी नेचर का हो जाएगा? कैपिटल नेचर का। और अगर मेंटेन्ड अर्निंग कैपेसिटी पे ही काम होगा, जो चल रही थी कैपेसिटी उसी पे काम होगा, तो वो खर्चा कौन सी नेचर का ही चलता रहेगा बेटा? रेवेन्यू नेचर का ही चलता रहेगा। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई। आ जाओ, बस इतनी सी बात थी। ये देखो अब कैपिटल। अच्छा एक बात और समझ लो, कैपिटल और रेवेन्यू समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक छोटे से और खर्चे पे, जिसका नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है बेटा, वो होता तो रेवेन्यू नेचर का ही है, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट आपको फिर भी सेम अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। रेवेन्यू का होने के बावजूद भी उसका फायदा आपको कई अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, तो फिर ऐसे खर्चे को ना रेवेन्यू कहा जाता है। क्योंकि भाई रेवेन्यू की तो मेन कंडीशन ही यही थी कि उसका सारा फायदा हमें कब मिलना चाहिए? सेम अकाउंटिंग ईयर में, पर आपको तो मिल नहीं रहा, तो वो रेवेन्यू ना हुआ, वो कैपिटल भी नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो होता ही कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू। तो ऐसे खर्चे को हम एक तीसरा नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं? ना कैपिटल ना रेवेन्यू, क्या नाम देते हैं उसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो जी, समझ आ गया? कैसे सर कैसे? बेटा सुनो, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक एडवर्टीजमेंट करी, छोटी सी एडवर्टीजमेंट करी, मैंने कोई अपने छोटे से फ्लैक्स बनवा लिए। फ्लैक्स समझते हो ना, जो वो फ्लैक्स की शीट्स होती हैं जिसको गिट्टी से ठुकवा देते हैं, है ना? वो मैंने बनवा लिए जी, और वो मैंने बनवा लिए, कोई 5-1 हजार रुपए खर्च हो गए, 10 हजार रुपए खर्च हो गए। तो आपको क्या लगता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू? ये रेवेन्यू होगा, क्योंकि वो छोटा सा खर्चा है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसका जो फायदा होना था 2-4 महीने में वो हो जाएगा, फटफुट भी जाएंगे वो 2-4 महीने में, वो चलेंगे नहीं रेवेन्यू। लेकिन मैंने एकेडमी के बाहर एक बहुत बड़ा लाइट वाला बोर्ड बनवा लिया जी, ग्लो साइन बोर्ड, समझ रहे हो? जो रात को लाइट उसमें से पास ऑन होती है और वो अच्छे से मेन रोड से भी वो दिखता है, मान लो ऐसा कुछ बना लिया, उसके ऊपर 10 हजार रुपए खर्च हो गए जी। ठीक है, अब उस बोर्ड की लाइफ जो है वो ऑन एन एवरेज 5 साल की है। अब आप मुझे बताओ, ये आपको कौन सा खर्चा लगता है? ये भी एडवर्टीजमेंट ही है, क्या ये रेवेन्यू लगता है आपको?
ये बोर्ड बनवाना जिसकी 5 साल लाइफ है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। क्या ये कैपिटल होगा? कैपिटल भी नहीं होगा। कैपिटल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडवर्टीजमेंट बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू नेचर की होती है, ठीक है ना। ये कैपिटल भी नहीं है, ये रेवेन्यू भी नहीं है। सर ये कौन सा खर्चा है? ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो समझ रहे हो? ऐसा खर्चा, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको कई ईयर्स तक मिलता रहता है, ना वो रेवेन्यू होता है ना वो कैपिटल होता है, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट ओके? आ जाओ बच्चों, फटाफट से देखते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखो, अब टैगलाइन समझते जाना। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, सही है, इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बताओ सही हो गया ना? ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि एसेट खरीदना, उसकी इंप्रूवमेंट करना, उसका एक्सटेंशन करना, नई एसेट्स को वर्किंग कंडीशंस में लाना, एक्वायर करने के लिए कुछ खर्चा करना, कोई राइट्स खरीदना, बेटा ये सारे आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो ये सारे खर्चे कौन से नेचर के होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। आई गेस सबको बात समझ में आ गई होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलो दूसरे पे आओ, रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है बेटा जिसका पूरा फायदा सेम अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा। भाई जब आप उस खर्चे को करोगे, उसका सारा फायदा आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, और ये किसी तरह से भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। बस आप एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी पे ही काम करते रहोगे। एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी पे ही काम करते रहोगे, तो वो कौन सा खर्चा होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए आप मेरी बात? हाँ जी, सब मेरी बात समझ गए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी से ऊपर बढ़ जाते हो आप, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और अगर आप एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी पे ही काम करते हो तो वो कौन सा खर्चा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि बिजनेस के रनिंग कोई एक्सपेंस हो गए, जैसे कि फिक्स्ड एसेट की मेंटेनेंस पे कोई खर्चा हो गया, जैसे कि कोई डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर कोई मटेरियल वगैरह पे आपने खर्चा कर दिया। भाई ये रूटीन एक्सपेंस है, एक साल में आप कई बार इस खर्चों को करते हो, और बिजनेस की एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी पे ही काम होता चला जाता है। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और तीसरा मैंने क्या नाम बोला बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू कौन सा होता है? सर ये होता तो रेवेन्यू ही है। सुनो, ये होता तो बेटा रेवेन्यू ही है। ये देखो, बेसिक नेचर इसकी रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट आपको इनकर होने में कितने साल लग जाते हैं? 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो आप कहोगे सर ना तो ये कैपिटल है, ठीक है ना, कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि फिक्स एसेट का खर्चा नहीं है। सर ना ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू ये प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका पूरा फायदा सेम अकाउंटिंग ईयर में रियलाइज होने वाला है ही नहीं। तो फिर ये कौन सा खर्चा है? ये खर्चा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन आपने किया और वो 3-4 साल आपको फायदा देगा। हैवी, इतना बड़ा आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर दिया। मान लीजिए मैंने एड पे 2 लाख रुपए लगा दिए जी, बात समझो आप, मैंने एड पे 2 लाख रुपए लगा दिए, जगह जगह पे होर्डिंग, जगह जगह पे बढ़िया वाले बोर्ड और वॉल पेंटिंग सब कर दिया सर, 2 लाख रुपए लग गए। और आपको पता लगा कि अब आपका स्टूडेंट बेस 4 साल के बेनिफिट पे तो जाएगा ही जाएगा, यानी इसका फायदा सेम अकाउंटिंग ईयर में नहीं 3-4 साल अकाउंटिंग ईयर में जाएगा। तो अब आप कहेंगे 1 साल के एड पे कितना खर्चा हुआ बेटा? 50,000 रुपए। तो आप P&L अकाउंट की डेबिट साइड में पहले ही साल 2 लाख रुपए नहीं दिखाओगे, कितने दिखाओगे? पहले साल 50, दूसरे साल 50, तीसरे साल 50, चौथे साल भी बेटा 50। तो ये कौन सा खर्चा हुआ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उम्मीद है तीनों बातें आपको समझ में आ गई। हाँ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की बाय डिफॉल्ट नेचर बेटा कभी भी कैपिटल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने घर में, अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे हो कि जिसकी एक रीसेल वैल्यू होगी। अच्छा एक चीज और समझो, इसने बात पूछी, मैं एक बात कनेक्ट कर दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा हर वो खर्चा होता है जिसकी एक रीसेल वैल्यू भी होती है, समझ रहे हो ना। अब मैंने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, फर्नीचर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए भी तो हैं क्योंकि ये रियल अकाउंट है, इनकी एक रीसेल वैल्यू है। आप ये बताओ, एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपने 1 करोड़ भी खर्चा कर दिया, क्या उसकी कोई रीसेल वैल्यू है? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट आप अपने ब्रांड की कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने मान लो 5 साल का कोई प्रोजेक्ट के लिए सोच लिया था कि मैं खर्चा करूंगा, तो अब आपने बीच में बिजनेस बंद कर दिया, सपोज कर लो 2 साल 3 साल बाद आपने बिजनेस ही बंद कर दिया। आप मुझे बताओ, जो आपने एड पे खर्चा किया सारा वेस्ट है ना, जीरो ही है ना, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का नाम किसी और को सूट नहीं करेगा, लोकेशन आपकी वाली वो एग्जैक्ट किसी को सूट नहीं करेगी, और भी बहुत सारे पंगे। यानी कि एडवर्टीजमेंट को कभी भी कैश में रियलाइज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए वो
कैपिटल का हो ही नहीं सकता, इसीलिए चाहे कितना भी बड़ा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हो वो डेफर्ड रेवेन्यू रहेगा। डन। चलिए अब आप लोग मुझे बताना बच्चों, एक यहां पर कुछ बातें हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग एक बातें हैं कि ये बताओ कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल, कि वैसे तो ये कौन से खर्चे होते हैं सारे के सारे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रेवेन्यू, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम इनको कौन सा खर्चा मान सकते हैं, कैपिटल भी मान सकते हैं। बताओ जी, लीगल एक्सपेंसेस वैसे कैसे होते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल? लीगल एक्सपेंसेस, हाँ जी, कैसे होते हैं, रेवेन्यू। लेकिन अगर आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस जो हैं वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड करे हैं इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, 1 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, और उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करी मैंने 2 लाख रुपए की, 2 लाख की मैंने क्या पे करी बेटा, स्टैंप ड्यूटी। तो अब ये 2 लाख रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुए, ये 2 लाख रुपए कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल, क्योंकि आपका लीगल एक्सपेंस किस चीज से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है। कर लोगे? चलो, नॉर्मली वेजेस बताओ रेवेन्यू होता है कैपिटल होता है? नॉर्मली वेजेस रेवेन्यू। लेकिन अगर आपने वेजेस किसी मशीन के खरीदने पर फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पे वेजेस पे करी है तो वो वेजेस रेवेन्यू नहीं होगा, वो वेजेस कैसा होगा, कैपिटल। ठीक हो गया? नॉर्मली रिपेयर कौन सा खर्चा होता है बताओ, रेवेन्यू या कैपिटल? नॉर्मली तो रेवेन्यू होता है। लेकिन अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी और उस सेकंड हैंड मशीन की रिपेयर आपने 1 से टाइम कराई तो वो रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल? कैपिटल, कैपिटल हो जाएगा। कर लोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मली बताओ कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। लेकिन बेटा आप सुनना, कमाल की बात, अगर आपने लोन लिया है, सुनो ध्यान से, अगर आपने लोन लिया है और उस लोन को आपने 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है ना, तो जब तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा था तो आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपका कौन सा खर्चा कहलाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुनो, मान लो मैंने यहां पर लोन लिया, यहां पर, और यहां से यहां तक बिल्डिंग बन रही है, मतलब मैंने लोन लिया 1 जनवरी 2023, ठीक है, और 31 दिसंबर 2025 तक बिल्डिंग बनके हो गई तैयार। ये डेट है ना, ये डेट, यहां तक बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। क्या मैंने लोन 1 जनवरी 2023 को लिया तो इंटरेस्ट तो मेरा उसी दिन चालू हो गया था? तो 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 25 तक का जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कौन सा है, ये कैपिटल है। लेकिन जब बिल्डिंग 31 दिसंबर 2025 को बनके तैयार हो गई और मैंने उसको किराए पे दे दिया, कौन सी तारीख को किराए पे दे दिया बेटा, माना अगले ही दिन किराए पे चढ़ गई, 1 जनवरी 2026, प्री बुकिंग थी जी उसकी, चढ़ गई किराए पे। अब मेरा किराया आना शुरू हो गया, बात समझो, ये मेरा किराया आना शुरू हो गया, किराया भी आना शुरू हो गया, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी मेरे को पे करना पड़ेगा। लेकिन अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ना, ये कैपिटल नेचर का नहीं होगा, ये कौन सी नेचर का होगा बेटा, रेवेन्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर लोगे? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज कैपिटल, अदरवाइज इट इज रेवेन्यू। ओके, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ जी, आप नॉर्मली जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो ये कौन सा खर्चा होता है भाई, रेवेन्यू। लेकिन जो रॉ मटेरियल वगैरह बच जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर तो आप इसको कौन सा खर्चा मान के चलते हो, कैपिटल। डेल्टा स्टॉक है ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है हमने, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बताओ भाई, नॉर्मली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस रेवेन्यू होता है कैपिटल होता है, रेवेन्यू। सर नॉर्मली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हमेशा रेवेन्यू होता है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है जो आपकी किसी फिक्स एसेट को लेके आने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, तो अब वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रेवेन्यू काउंट होगा या कैपिटल? अरे नहीं, अब कैपिटल काउंट होगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि नॉर्मली मैंने एक ऑटो किया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली मैंने ई रिक्शा करी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने एक एसी खरीदना था और अब मैंने एसी के ऊपर खर्च करे 30,000 रुपए और मैंने ई रिक्शा पे भाड़ा दिया 250 रुपए, तो मैं ये बोलूंगा मेरा एसी ही 30,250 का हो गया। तो अब जो आपने ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस करे ये रेवेन्यू नेचर के काउंट नहीं होंगे बेटा, ये कौन से नेचर के काउंट होंगे, कैपिटल। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, ये भी आपके कैपिटल नेचर के होते हैं। सर वो कैसे बेटा? कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जैसे चाय का बिजनेस। अब चाय के लिए लैंड ऐसा नहीं होता कि आप गए खेत, आपने रॉयल्टी पे लिया, चलो जी टी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता।
चाय, रबर प्लांटेशन, इनको करने के लिए आपका एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रिपरेशन 4-5 साल पहले शुरू हो जाते कि मेरे को 4 साल बाद यहां पर टी ग्रो करनी है, तो लैंड को देखना वगैरह शुरू हो जाता है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करना शुरू होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन जो लैंड को चाहिए उसके ऊपर खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ लैंड है ना, ये कौन से खर्चे कहलाएंगे? रेवेन्यू नहीं। कौन से कहलाएंगे बच्चों ये खर्चे सारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। बताओ समझ में आ गया? तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे थे आपको जो आपको ये क्लैरिटी के साथ समझाते हैं कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का है। ऐसे ही एक रिसीट होती है कैपिटल रिसीट। बताओ जी कौन सी होती है कैपिटल रिसीट? आप फिक्स एसेट बेचो, जो पैसा आएगा वो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट कौन सी होगी? जो रूटीन बिजनेस की जनरल इनकम्स होती हैं वो सारी की सारी कौन सी रिसीट्स होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं ना। यानी जो पैसा आपको बिजनेस में नॉर्मल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द बिजनेस मल्टीपल टाइम्स रिसीव होता है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है। और जो पैसा आपको बिजनेस में एक साल में या कई सालों में एक बार रिसीव होता है वो आपके बिजनेस की कौन सी रिसीट कहलाती है बेटा? कैपिटल रिसीट कहलाती है। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट मुझे जवाब देना। एक क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट की बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करा देता हूं, बस आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which of the following expenditure are capital revenue and deferred revenue expenditure? आप बताइए इसमें से कौन से कैपिटल हैं, कौन से रेवेन्यू है और कौन से है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आपको सारी बात मैं समझा चुका हूं, बताना मुझे और जवाब देना क्यों। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के ऑफिस में एसी लगवाया आपने, कैपिटल। फिक्स एसेट बढ़ रही है जिसकी एक रीसेल वैल्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ ओवर ऑयलिंग एंड पेंटिंग ए सेकंड हैंड ट्रक परचेज्ड, कैपिटल। क्योंकि जब आप कोई पुरानी चीज खरीदते हो तो उसके ऊपर इनिशियल जितने भी खर्चे होते हैं उसको रनिंग कंडीशन तक पहुंचाने के लिए वो सारे खर्चे कौन से होते हैं? कैपिटल। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द ट्रक्स मेंशन्ड अबव, रेवेन्यू। अब टैक्सेस वगैरह का कोई फायदा थोड़ी ना होता है यार, टैक्सेस वगैरह बाद में कैश में कन्वर्ट थोड़ी ना हो जाएंगे भाई। तो आपने जितने टैक्सेस पे करे जितना आपने एनुअल इंश्योरेंस पे किया, ये सब खर्चा कौन सा कहलाएगा बेटा? रेवेन्यू, नॉट अ कैपिटल। वेजेस पेड टू द वर्कर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बताओ कैपिटल सर। इंस्टॉलेशन, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करा रहे हो, कैपिटल, रनिंग कंडीशन में पहुंचाने के लिए। कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिट्स इन द सिनेमा हॉल अंडर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। आपको कोर्ट का ऑर्डर आया, अरे सिनेमा हॉल में एग्जिट 2 नहीं भाई 5 रखो, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बंदे फटाफट कैसे बाहर निकलेंगे? आपको कोर्ट का ऑर्डर आया कि 2 नहीं 5 रखो, आपने 3 एग्जिट्स और बनवाए, तो मुझे बताओ ये रेवेन्यू है कैपिटल? हाँ जी। अब यहां पर आप गड़बड़ करोगे डेफिनेटली। आपके मन में, किसी के मन में आएगा सर एसेट्स पे खर्चा हो रहा है, कैपिटल होगा, लेकिन बेटा ये खर्चा है रेवेन्यू। क्योंकि एग्जिट्स बढ़ाने से सीटिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली नहीं है। और हमेशा याद रखना बिल्डिंग पे किया गया वो खर्चा जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, सिर्फ वो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एग्जिट्स बढ़ाने से कोई सीटिंग थोड़ी बढ़ेगी, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा? रेवेन्यू। चाहे आप बिल्डिंग पे ही खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ रेवेन्यू। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट मैंने देखा है 3-4 बार पेपर के अंदर आया हुआ है। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारे मन में क्या चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट ने इसको रेवेन्यू लिखा है, रेवेन्यू चलेगा ये, और लॉजिक के साथ लिखा है कि इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। ओके। कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल, ये भी रेवेन्यू। अरे डेकोरेट करने से क्या होता है यार? कुछ नहीं होता, कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती है, रेवेन्यू है ये भी। समझ रहे हो? ये भी आया हुआ पॉइंट कई बार। कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए गैलरी इन द थिएटर हॉल, अब आपने गैलरी बनवा दी है जहां पे सीटें लग सकती हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे, तो बताओ, अब बताओ ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू या कैपिटल? अब ये कैपिटल है, क्योंकि आप गैलरी बढ़ाओगे तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सिटिंग एरिया बढ़ेगा, टिकटें ज्यादा बिकेंगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। कॉस्ट ऑफ इसमें डेकोरेटिंग होगा बेटा तब भी, रीडेकोरेटिंग होगा तब भी, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम अगर आप डेकोरेशन करा रहे हो खरीद के, सेकंड हैंड सिनेमा हॉल डेफिनेटली लिया होगा, उसकी जब आप फर्स्ट टाइम डेकोरेशन कर रहे हो वो कैपिटल होगा।
वो डिपेंड करता है। अगर ये बिग एक्सपेंस है, मल्टीपल ईयर्स में उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ इसने हमारे को इंडिकेट नहीं किया है, तो मैं डेफर्ड रेवेन्यू, हाँ ये डेफर्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। क्या डेफर्ड रेवेन्यू दिया हुआ आंसर? ओके ओके ठीक है, हाँ डेफर्ड रेवेन्यू ठीक है, डन है, डन है। डेफर्ड रेवेन्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि रीडेकोरेशन करोगे तो कौन सा एक साल में खराब हो जाएगा? नहीं, चलता रहेगा ना। यस, इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू, डन है। कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए गैलरी, ये कैपिटल हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म, हाँ जी, हमने गुडविल एक्वायर करी है एक ओल्ड फर्म की, it's a capital expenditure because it will help you to earn more profits into the business। आप किसी बिजनेस का नाम परचेज करके लेके आए हो, आपके नाम के साथ एक अच्छा नाम जुड़ रहा है, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को डेफिनेटली बढ़ाएगा। कॉस्ट ऑफ हैवी एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉर प्रोडक्ट एंड रिमूवल ऑफ वर्क्स टू अ न्यू एंड अ बेटर साइट, जी है जी, डेफर्ड रेवेन्यू, हैवी एडवर्टीजमेंट है डेफर्ड रेवेन्यू। टेम्पररी रूम्स का इंपॉर्टेंट टेम्पररी रूम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिग बिल्डिंग, कैपिटल। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो आप लोग? आप एक बिल्डिंग बना रहे थे, बड़ी बिल्डिंग, तो आपने टेम्परेरी रूम्स बनवा लिए लेबर क्वार्टर के लिए। टेम्परेरी रूम का मतलब समझते हो? जब आपकी बड़ी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो ये टेम्परेरी रूम्स आप तोड़वा दोगे, लेकिन आपकी बड़ी बिल्डिंग की कॉस्ट में टेम्परेरी रूम्स की कॉस्ट भी शामिल होगी, समझ रहे हो? क्योंकि बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए ही आपने कौन से रूम्स बनवाए थे? टेम्परेरी रूम्स। तो आप कहोगे भाई बड़ी बिल्डिंग के बनने में इन रूम्स की कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। के अ मशीनरी कॉस्टिंग 5000 हैज टू बी सोल्ड एंड इट रियलाइजेस, कितना पैसा रियलाइज हो रहा है बेटा आपको? सिर्फ और सिर्फ 3000। सो आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो यहां पर एक चीज तो समझ में आ रही है, 2000 का नुकसान है, लेकिन हाँ एक 3000 रुपए की आपको रिसीट भी आ रही है मशीनरी के बेचने से, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। बट ऑल ओवर आपको 5000 की चीज कितने की जा रही है? 3 की। नुकसान तो है, लॉस कितने का है? 2000 का। एंड अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹9000, और एक नई मशीन भी खरीदी आपने। भाई कितने की खरीदी है नई मशीन बताओ? 9000 रुपए की। जो 9000 रुपए की नई मशीनरी आपने खरीदी है, इसको क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। बताओ जी, समझ आ गया? तो मेरी तरफ से बेटा आज 2 यूनिट्स मैंने आपको करा दिए अच्छे से, आज के आज में पढ़ लेना तो पक्की हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। छोटी सी क्लास में आपका 2 यूनिट का काम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा चैप्टर को कर देंगे फिनिश, समाप्त।